इस कहानी की शुरुआत एक कोर्ट रूम से होती है जहां पर किम नाम के एक सीरियल किलर की सुनवाई हो रही थी। वैसे तो उसने 7 मर्डर किए थे, पर पुलिस उसके खिलाफ सिर्फ एक मर्डर में ही सबूत जुटा पाई थी, जिस वजह से कोर्ट उसे सिर्फ 15 साल की सजा सुनाती है, जिससे उन सभी के परिवार वाले नाखुश थे जिन्हें इसने मारा था। ये सभी लोग चाहते थे कि किम को फांसी मिलनी चाहिए, पर उसके खिलाफ बाकी मर्डर्स में सबूत ना मिलने के कारण ऐसा नहीं हो पाता। अब यहाँ हम हीजू नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसके पिता को भी किम ने मार दिया था, क्योंकि वो एक पुलिस डिटेक्टिव थे जो उसके किए गए मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसलिए एक दिन जब हीजू के पिता घर लौट रहे थे तो किम अचानक से उनके गले पर चाकू मारकर चला गया, जिसका एहसास भी हीजू के पिता को उसके जाने के बाद हुआ। तो तब उसके पिता ऐसे ही जख्मी हालत में अपने घर पहुंचते हैं जहाँ की हीजू सो रही थी, जिसे देखते हुए वो मर जाते हैं। और फिर अगले दिन जब उनसे मिलने यहाँ उनका पार्टनर यांग आता है तो इधर हीजू अपने पिता का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके पिता मर चुके हैं, जो देखकर यहाँ यांग पूरी तरह से हैरान हो जाता है। अब यहाँ प्रेजेंट में हीजू अपने पिता को याद करते हुए अपने घर के बाहर दुखी होकर बैठी होती है, क्योंकि अब उसका ख्याल रखने के लिए उसका कोई नहीं है। उसके पिता और उसकी माँ का बहुत पहले ही तलाक हो चुका था और वो अब एक दूसरे आदमी के साथ रहा करती थी, जिस वजह से हीजू अब अकेली पड़ चुकी थी। तो तब यहाँ उसके पास उसके पिता का दोस्त यांग आता है, जो कि उसके पिता के साथ काम करता था और वो उनका बहुत अच्छा दोस्त था। इसलिए वो अब हीजू को अपने साथ ले जाता है और उसका ख्याल रखता है। जिसके बाद हमें 15 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ अब किम अपनी पूरी सजा काट कर जेल से छूट चुका था और उसे बाहर तभी यांग मिलता है, जो उसके सर पर खाना मारकर कहता है कि भले ही तुम अभी छूट गए हो, लेकिन अगर उसके खिलाफ उसे कोई भी सबूत मिलेगा तो वो इस बार उसे फांसी दिलाकर ही रहेगा। इस पर किम कहता है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि वो सारे खून मैंने किए हैं? तो यांग कहता है हाँ, पिछली बार तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो तुम बच गए, लेकिन अब ऐसा किया तो उसे सीधे फांसी ही होगी। इसके बाद हमें हीजू को दिखाया जाता है, जो अब इन 15 सालों में काफी बड़ी हो चुकी थी। वो एक अच्छी और साफ दिल की लड़की थी जो आए दिन लोगों की मदद किया करती थी। वैसे तो उसकी माँ एक दूसरे आदमी के साथ रहा करती थी, लेकिन फिर भी हीजू उन्हें टेरेस पर देखने के लिए अक्सर जाया करती थी। अब यहाँ जब वो टेरेस पर थी तो उसे अपनी माँ के हाथों में प्लास्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि आज फिर से उसकी माँ को उसके हस्बैंड ने मारा है। इसलिए वो अपनी माँ के हस्बैंड से मिलती है और उसे बहुत डांटती है। उसकी माँ का हस्बैंड एक जुआरी और अय्याज किस्म का आदमी था, जो आए दिन उसकी माँ को पीटता रहता था। इसलिए हीजू उसे तुम जल्दी मरोगे कहकर यहाँ से पुलिस स्टेशन आ जाती है, क्योंकि वो अपना खर्च चलाने के लिए पुलिस स्टेशन में पार्ट टाइम हाउसकीपिंग का काम करती थी। अब यहाँ पहुंचकर वो यहाँ सभी को पिंक रिबन देती है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर का सिंबल होता है, और यहाँ सभी ऑफिसर भी उसके पिता की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, जिस वजह से वो हीजू का भी काफी अच्छे से ध्यान रखते थे। अब यहाँ यांग, जो कि अब चीफ बन चुका था, उसके पास उसका सीनियर ऑफिसर आता है, जिसे कि अब पता चला था कि किम जेल से छूट चुका है। इसलिए वो इस बारे में यांग से बात करता है और उस पर नजर रखने के लिए कहता है, क्योंकि वो एक सीरियल किलर था जो कब किसे मार दे किसी को पता नहीं। तो फिर इधर यांग अपने 2 ऑफिसर्स को किम के ऊपर नजर रखने के लिए भेज देता है, जहाँ अब इन दोनों की बातों से पता चलता है कि किम के ऊपर 7 मर्डर्स के इल्जाम थे, पर एक ही मर्डर में उसके खिलाफ सबूत मिले थे। किम लोगों को मारने से पहले उनके हाथ पैरों को तोड़ देता था, फिर उनके मुंह में प्लास्टिक कवर लपेटकर कुत्ते के पट्टे से गला घोटकर मार देता था। और पिछली बार भी वो इसलिए पकड़ा गया क्योंकि किसी ने पुलिस को उसके मर्डर करने की लोकेशन की टिप दे दी थी, जिस वजह से वो रंगे हाथों पकड़ा गया था। फिर इधर हम किम को देखते हैं, जो एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाता है, जिसके ऊपर वो जानवर की तरह चढ़ जाता है, और फिर काम होने के बाद उसे फिर से मर्डर करने की तलब मचने लगती है। तो वो उस प्रोस्टिट्यूट के मुंह में प्लास्टिक कवर लपेटकर उसे मारने वाला था, लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके ऊपर पुलिस नजर रख रही है। अगर उसने कोई भी गलती की तो वो पकड़ा जाएगा। इसलिए वो उस प्रोस्टिट्यूट को छोड़ देता है, जिसके बाद प्रोस्टिट्यूट वहां से बचकर अपनी कार में आ जाती है, जहां उसका इंतजार उसका दलाल कर रहा था, जिसे वो डांट कर कहती है कि आज के बाद फिर से उसे ऐसे जानवर के पास मत भेजना। अब यहाँ हम हीजू को भी देखते हैं, जो छुप कर इनका पीछा कर रही थी, जो कि यहाँ इन्हें मारने के लिए आई थी। पर इससे पहले ही यहाँ एक आदमी आता है, जो पहले तो दलाल के मूतते मूतते ही उसके गले में कट लगाकर उसे मार देता है, और फिर उस प्रोस्टिट्यूट लड़की को भी जान से मार देता है, जो देखकर हीजू यहाँ से चली जाती है और घर आकर सोचती है कि कौन था वो जिसने उसका काम कर दिया। उसने यहाँ किम के सारे मर्डर और उससे जुड़े सारे लोगों पर रिसर्च की होती है। उसका प्लान था कि इन दोनों को मारकर किम को फंसाना, ताकि वो किम को फांसी दिला सके, पर इन दोनों को तो किसी और ने ही मार दिया। अब अगले दिन पुलिस को जब इन दोनों की लाश मिलती है
तो वो अपनी तहकीकात करना शुरू कर देते हैं। जहां यांग को लग रहा था कि ये दोनों मर्डर्स भी किम ने ही किए होंगे, इसलिए वो अपने दोनों असिस्टेंट से पूछता है कि तुम दोनों उस पर नजर रख रहे थे, तो फिर उसने ये खून कैसे किए। तो वो दोनों उसे बताते हैं कि ये मर्डर किम ने नहीं किए होंगे, क्योंकि वो तो अपने होटल में ही था। लेकिन फिर भी यांग किम से पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुला लेता है और उससे पूछता है कि उसने उस प्रोस्टिट्यूट और उस दलाल को क्यों मारा, क्योंकि मरने से पहले वो प्रोस्टिट्यूट उसी के साथ थी। तो किम उन्हें कहता है कि उसने उन दोनों को नहीं मारा, वो तो सुबह से अपने होटल से बाहर निकला ही नहीं है। और रही बात उस प्रोस्टिट्यूट की, तो उसने उसे अपने लिए बुलाया था, जिसके बाद वो सही सलामत चली भी गई थी। अब यहाँ यांग के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए वो उसे जाने देता है। जहाँ जाते वक्त किम हीजू से टकरा जाता है, जिसे कि हीजू पहचान लेती है। तो अब किम उसे उठाने के लिए हाथ देता है और उसके आईडी कार्ड में उसका नाम देखकर यहाँ से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद हीजू तुरंत वॉशरूम में आकर अपने हाथ को घिस घिस कर धोने लगती है, क्योंकि उसे अपने पिता के कातिल का हाथ पकड़ना पड़ा था। इसके बाद रात में जब हीजू अपनी माँ को देख रही थी, तो वहाँ उसकी माँ का पति हमेशा की तरह मारपीट कर रहा था। तब ये देखकर हीजू उसके बाहर आने का इंतजार करती है और फिर उसके आने के बाद वो उससे सवाल करती है कि उसने उसकी माँ को क्यों मारा। तो वो आदमी उसी को 4 बातें सुनाने लगता है और कहता है कि अगर तुम मुझे बार बार ऐसे ही परेशान करती रहोगी तो मैं तुम्हें भी मारूंगा। जिससे हीजू को यहाँ गुस्सा आ जाता है और वो एक पत्थर से उसे मार मार कर जान से मार देती है। जिसके बाद अगले दिन जब किम उठता है तो उसे बाहर यांग के दोनों असिस्टेंट गाड़ी में सोए हुए मिलते हैं, जिन्हें उठाकर उनसे कहता है कि मुझ पर नजर रखने के बजाय तुम यहाँ सो रहे हो, कहीं मैंने चलते चलते किसी का खून कर दिया तो। ऐसा कहकर वो यहाँ से जॉगिंग करने के लिए चला जाता है, जहाँ रास्ते में उसे हीजू की माँ के दूसरे पति की लाश मिलती है और वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, जिन्हें देखकर किम को लगता है कि कहीं इस मर्डर का इल्जाम भी उसके ऊपर न आ जाए। इसलिए वो आसपास नजर दौड़ाने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि हो ना हो जिसने इसे मारा है वो यहीं कहीं होगा। और तभी उसे यहाँ हीजू दिख जाती है, जिसने अपने मुंह को कवर कर रखा था, जिसे देखकर वो उसका पीछा करने लग जाता है। लेकिन हीजू उसे चकमा देकर एक पार्क से होते हुए अपने घर आ जाती है। इसके बाद उधर पुलिस वाले हीजू की मॉम को उसके पति की डेड बॉडी दिखाते हैं। उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि ये मर्डर भी किम ने ही किया होगा, क्योंकि जब से वो जेल से छूटा था तब से 10 दिन के अंदर ही 3 मर्डर हो गए थे। अब यहाँ हीजू की मॉम जब इस बॉडी को देखती है तो वो घर आकर खुदकुशी कर लेती है। जहाँ जब हीजू अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है तो वहाँ उसकी माँ मरी पड़ी थी, जिसे देखकर हीजू को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी वजह से उसकी माँ ने आत्महत्या की थी। अब इसके बाद हमें उस कातिल को दिखाया जाता है जिसने कि उस प्रोस्टिट्यूट और उस दलाल को मारा था। इसका नाम मिन्सू था, जो कि एक मीट शॉप चलाता था। अब वो यहाँ नहा धोकर तैयार होता है और किम को मारने के लिए उसके होटल में पहुंच जाता है, जहाँ किम को पहले से ही पता था कि हो ना हो जिसने उन तीनों को मारा है वो उसे भी मारने की कोशिश करेगा। इसलिए वो अपने कमरे के वॉशरूम में चाकू लेकर तैयार खड़ा होता, जहाँ फिर जब मिन्सू उसे मारने के लिए आता है तो उसके दरवाजा खोलने से पहले ही किम उसके हाथ में चाकू घुसा देता है। लेकिन फिर भी मिन्सू कोई आवाज नहीं करता और तभी किम को बाहर से यांग की आवाज सुनाई देती है, तो वो खुद ही दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है, जहाँ की अब यांग उसे चेक करने के लिए आया था, क्योंकि वो सुबह से होटल से बाहर ही नहीं आया था। और इस वक्त मिन्सू दरवाजे के पीछे छुपा होता है, जिसे कि किम देख लेता है, पर वो कोई भी रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि वो मिन्सू को पहले से जानता था। पर उसे इस तरह चुप देखकर यांग को लगता है कि शायद उसके पीछे कोई है, इसलिए वो गन लेकर पीछे मुड़ता है। तो अब मिन्सू यहाँ से जा चुका था। फिर जब किम खाना खा रहा था तो यांग उसे कहता है कि तुम इतने सारे मर्डर्स करने के बाद चैन से खाना कैसे खा सकते हो। तो किम कहता है कि हाल ही में ये जो 3 मर्डर्स हुए हैं ये मैंने नहीं किए हैं, आप खामखा मेरे पीछे पड़े हैं। जिसके बाद वो यांग से कहता है कि आपको मैं एक सीक्रेट बताता हूँ, मैंने 7 नहीं बल्कि टोटल 15 कत्ल किए थे, जिनकी बॉडी किसी को नहीं मिली, अगर ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। जो सुनने के बाद यांग गुस्से में आकर उसके सर पर एक बोतल फोड़ देता है और उसे घसीट कर बाहर लाकर कहता है कि यही बात आप पुलिस स्टेशन में भी कहना। लेकिन किम उसे हंसते हुए मना कर देता है और उसे कहता है कि शायद तुम भी अपने दोस्त की तरह ऐसे ही मारे जाओगे। जो सुनकर तो यहाँ यांग गुस्से में उसे गोली मारने वाला था, पर उसका जूनियर उसे रोक देता है और उसे यहाँ से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हीजू अब फिर से किम के किए गए पिछले मर्डर्स पर रिसर्च करती है, तो उसे पता चलता है कि इन मर्डर्स में 2 अलग अलग पैटर्न हैं, जिसका मतलब था कि किलर एक नहीं बल्कि 2 लोग हैं। पहला किम, जो कि 15 साल से जेल में था, और दूसरा मिन्सू। इसके बाद हमें इन दोनों की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां ये दोनों बचपन के दोस्त थे और इन दोनों को मर्डर्स करना और लोगों को तड़पते हुए देखना बहुत पसंद था, और ये बचपन में डॉग और छोटे छोटे जानवरों को मारकर एंजॉय करते थे। दूसरी तरफ यांग को पता चलता है कि किम ने जेल से निकलने के बाद सिर्फ एक ही नंबर पर कई बार कॉल की है, जिसकी डिटेल जब वो निकालता है तो ये नंबर मिन्सू का था। और फिर मिन्सू के बारे में रिसर्च करके उसे पता चलता है कि मिन्सू ने ही किम को पकड़वाने में पुलिस की मदद की थी। 15 साल पहले किम ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया था,
क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था और मिनसू ने पुलिस को उसकी इन्फॉर्मेशन देकर उसे रंगे हाथों पकड़वा दिया। लेकिन अब इधर किम खुद भी मिनसू को ढूंढ रहा था। अब यहाँ इन्हें ये भी पता चलता है कि मिनसू और किम दोनों बचपन में ही एक ही अनाथ आश्रम में थे, जिससे इन्हें समझ में आता कि हो न हो इन दोनों के बीच कोई न कोई कनेक्शन है। इसलिए ये लोग किम पर नजर रखते हैं ताकि जब वो मिनसू से मिले तो ये उन्हें एक साथ पकड़ ले। वहीं दूसरी तरफ उधर हीजू अब एक डॉग शॉप से एक कुत्ते का पट्टा लेती है और वो बहुत सारी टूटी हुई कांच की बोतलों को इकट्ठा कर रही थी। और इधर किम भी मिनसू की मीट शॉप को ढूंढकर उससे मिलता है और उससे पूछता है कि मेरा ही दोस्त होने के बाद तूने मुझे ही पुलिस से पकड़वाया, तेरी वजह से मैंने 15 साल जेल की हवा खाई। वो उसे ऐसा करने का कारण पूछता है तो यहाँ पता चलता है कि मिनसू की गर्लफ्रेंड किम ने जबरदस्ती अपनी बंदी बना ली थी और फिर उसे जान से मार दिया था।